सो हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको नीट के लिए लास्ट 28 डेज यानी अप्रॉक्स 1 मंथ में आपको क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ताकि आपको नीट में बेहतर स्कोर आ सके। तो आप प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी को का मास्टर प्लान बता चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री में आपको क्या करनी है इस 28 डेज में। देखो, हमारे नीट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो केमिस्ट्री में मान के चलो, अगर आपको सिलेक्शन लेने हैं तो कम से कम आपको 150 प्लस तो मार्क्स आना ही चाहिए, और बायोलॉजी में तो 340 350 आना ही चाहिए। तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या इस लास्ट मंथ में आपको क्या क्या करना है ताकि आपको बेहतर स्कोर आ सके। तो उसके लिए मैं आपको इस लेक्चर में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको इसमें आपको क्या करनी है। तो देखो, 30 डेज़ में आपको क्या करने हैं। सबसे पहले हमको इस महीने में जो है ना, आपको सबसे पहले प्रोडक्टिव स्टडी करने हैं। यानी आपको प्रोडक्टिव स्टडी कहने का मतलब है आपको कंटिन्यूसली टेस्ट देना है, आपको कंटिन्यूसली जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको अच्छे से समझना है, उसे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यानी आइडियल स्टडी आपको करनी है ना। देखो, अपने टाइम को इस लास्ट मंथ में अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करो ताकि अपना सबसे बेस्ट दे सको। जैसे कि मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में आप जब सोकर उठते हो तो उस समय आपके जो ब्रेन का रिसेप्टिविटी कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी आपका ब्रेन का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ही ज़्यादा अपने पीक लेवल पर होता है। तो उस समय आपको जो नीट में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है जैसे बायोलॉजी को उसमें उस समय में आपको पढ़ना है। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी रिवीजन बार बार करो और फिर डायग्राम करो। उसके बाद फिर क्या करो, बुक को बंद कर दो और आंख बंद करके जो है ना क्वेश्चन को रिकॉल करो, उस किसी डायग्राम को रिकॉल करो, एनसीईआरटी की किसी लाइन को रिकॉल करो, और फर्दर आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व करो। उसके बाद फिर दोपहर में यानी आफ्टरनून में क्या करना है, आफ्टरनून में आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और जो वीक टॉपिक है, जो क्वेश्चन जो आपको अगर कोई फार्मूले याद नहीं हो रहा है उस फार्मूले को बार बार रिकॉल करना है इस आफ्टरनून टाइम में। और आफ्टर जब इस ये हो गया तो अगर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जो प्रॉब्लम आए हैं उसको आपको एनालाइज करना है ना। इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ना है। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिएक्शन मैकेनिज्म समझो, उसके बाद फिर फर्दर फार्मूला रटो। और फार्मूला में पहला फार्मूला याद करना, उस फार्मूला का अप्लीकेशन याद करना, और उस फार्मूला के एप्लीकेशन को फर्दर आपको अप्लाई करना है। तो ये सब आपको केमिस्ट्री में करना है। यानी केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इसमें करना है, और फिजिकल में फार्मूला ये सब याद करना है ना। अगर हम लोग नाइट में देखें, नाइट में हमको क्या करना है, 1 से 2 आवर हमको मॉक टेस्ट देना है, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन अगर आपसे इनकरेक्ट हो रहे हैं तो उसको फर्दर आपको एनालाइज करना है ना। वीकली प्लान फॉर गोल्डन स्ट्रक्चर 3 to 4 मंथ, हर वीक में आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, मॉक टेस्ट आपको उस टाइम में देना है जैसे कि जिस टाइम में नेट का पेपर आपका होने वाला है 2 to 5 PM। आफ्टर एवरी टेस्ट जो आपसे सिली मिस्टेक हुए हैं उसको फर्दर कम से कम 3-4 घंटा हर दिन जो है ना उसको एनालाइज करो, और जो टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहे उसको अच्छे से एनालाइज करो ना। अब देखो, चैप्टर वाइज केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर का क्या क्या वेटेज है। तो इस 1 मंथ में अपने टाइम को ऐसे ब्रेक करो ताकि जो सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको। तो आप इस लास्ट मंथ में इस प्रकार से अपने तैयारी रखो, जो केमिस्ट्री का हाई वेटेज है उसको अपने ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दो। उसके बाद फिर सबसे पहले हम देखें फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर और एटम से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन, रिएक्शन मैकेनिज्म से 1 क्वेश्चन, सोल्यूशन 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। और इसमें क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में सभी फार्मूला को आपको याद करना है, और उस फार्मूला के बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना है, और फर्दर उसका एप्लीकेशन जानना है, उस फार्मूला का क्या क्या एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जानना है। और ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जीओसी पढ़ना है। जीओसी से लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। जीओसी में मेनली आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसके बाद फिर एसिडिटी बेसिडिटी ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा
हाइड्रोकार्बन की जब बात करें, हाइड्रोकार्बन से दो क्वेश्चन आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अल्कीन। अल्कीन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ओजोनोलाइसिस। ना हेलो एल्किन एंड हेलो एलिन से 1 क्वेश्चन आते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर से 2 से 3 क्वेश्चन, अल्डिहाइड से 3 क्वेश्चन, और अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 क्वेश्चन, एमाइन से 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एनएस प्योरिफिकेशन से 3 क्वेश्चन। नाउ इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में प्योरिटी टेबल से 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन, पी ब्लॉक से 1 क्वेश्चन, डीएनए ब्लॉक से 1 क्वेश्चन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 क्वेश्चन। नाउ अगर हम लोग इसको सबसे इस सभी चैप्टर को अगर हम वेटेज वाइज अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इक्विलिब्रियम में सबसे पहले क्या कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, पहले सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी का जो एप्लीकेशन है, जैसे उसका उसका सॉल्युबिलिटी का जो रिएक्शन होते हैं वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। नाउ हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स एंड अल्काइन्स सब पढ़ने। केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेटेड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने, और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना। डीएनए ब्लॉक से आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए ब्लॉक पर करने हैं, और अल्कोहल फिनोल ईथर से आपको क्या पढ़ना है, इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और जितने विलियमसन ईथर, रिमान टिमान, कॉलवेज, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन एंड फिनोलिस। ना अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोनाइल ग्रुप, रिएक्टिविटी, नेम्ड रिएक्शन जितना भी है वो पढ़ने हैं, जैसे कि एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, ये सब पढ़ने, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब पढ़ने हैं। ना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 विस्पर थ्योरी पढ़ना है, एमओटी फिक्स है। तो इससे कर लेते हैं, इस सभी चैप्टर को अगर आप कमांड कर लेते हैं तो इससे लगभग 21 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और लगभग 84 मार्क्स आ जाएंगे। ना अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद फिर देखेंगे सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन में आपको एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ना है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना है गैल्वेनिक सेल के बारे में, नर्स इक्वेशन, और फिर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये पढ़ना है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन से देखेंगे, कोऑर्डिनेशन से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन का पढ़ना है, और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, बीबीटी पढ़ना है, और फिर सीएफटी, ये सब पढ़ लेना है। थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन में यानी इसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ पढ़ना है, वर्क की एनर्जी कैलकुलेशन, इंट्रोपी चेंज, और इसमें थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी आप इसमें थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं। ना एमाइंस की जब बात करते हैं, एमाइंस में देखेंगे 2 क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी, होफमैन ब्रोमाइड पढ़ लो, कार्बाइल मैन पढ़ लो, कॉपलिंग रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट, इसके बारे में एमाइंस से पढ़ लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल याद कर लो। तो फाइनली ये सब चैप्टर अगर कर लेते हैं तो 6 इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 12 क्वेश्चन यानी 48 मार्क्स आ गया। इन टोटल 132 क्वेश्चन इतने से चैप्टर से अगर आपको आ जाएंगे। और उसके बाद फिर मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक याद करो, लिमिटिंग एजेंट याद करो, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इम्पोरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये सब याद कर लो। तो फाइनली ये चैप्टर आपका सही हो जाएगा। और फिर हम लोग जब बात करते हैं रिडॉक्स की, रिडॉक्स से 1 क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब याद कर लो। टाइप्स ऑफ यानी आपको रिएक्शन इसमें दे देगा, इसमें पहचानना होगा कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, ये सब आपको याद करना होगा ना। और जीओसी से देखो, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30 से 35% सिर्फ डायरेक्ट जीओसी से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें जब बात करते हैं जीओसी में, जीओसी में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम जीओसी में देखेंगे 30 से 35% जो है ना, पूरे ऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो 30 से 35% है। और
और इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, स्टेबिलिटी, ये सब पढ़ने हैं, और IUPAC नेमिंग, ये सब पढ़ने हैं। और फिर बायोमोलिक्यूल से देखेंगे तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, लिंकेज, ये सब पढ़ना है, मोनोसेकेंड डाइसेकेंड, ये हो गया। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो वो सब पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, उसका एंजाइम के बारे में ये सब पढ़ लेना है, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं वो पढ़ना है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्यूरिफिकेशन की जब बात करते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें लेसिन टेस्ट पढ़ना है जो नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन के लिए होता है, एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज़ करके जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो आपको पढ़ना है। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना है। तो फाइनली देखो ये क्या है, गैसेस स्टेज और थर्मोडायनेमिक्स, इससे जो है ना कम से इसको आपको देख के जाना है क्या चाहिए, इसमें से ज़्यादातर आपको ग्राफ देख के जाना है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है वो मेनली ग्राफ के ही आते हैं। तो फाइनली आपको ग्राफ इसमें देख के जाना है ना। तो देखो केमिस्ट्री की जब बात करते हैं, केमिस्ट्री में जो है ना सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में फिजिकल की जब बात करते हैं, फिजिकल में आप सबसे पहले जो है ना इसमें फिजिकल में कौन कौन से एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है। एनसीईआरटी में फिजिकल का सबसे पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, और क्लास 12 का तीनों चैप्टर पढ़ लो फिजिकल में। तो वो सफिशियंट है वो, क्योंकि जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछता है थ्योरेटिकल तो वो आपसे एनसीईआरटी से लाइन ही पूछेगा। और फिर ऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है, ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी पढ़ना है, और जितना भी नेम्ड रिएक्शन है वो याद कर लो, क्योंकि उससे डायरेक्ट पूछता है, जैसे विलियम से इंटरसिंथेसिस हो गया, ये सब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और फिर विलियम्स इंटरसिंथेसिस की बात जब बात करते हैं, जितना भी नेम डिटेक्शन अल्टीमेटली सब आपको याद करना है। और इस लास्ट मंथ में आपका अपना प्रोडक्टिव टाइम दो, जितना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करवाओ वो पेपर सॉल्व करने के पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है ना नीट का एग्ज़ाम देना है, MCQ सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के आप देख जाओगे एग्ज़ाम देने तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको नीट से पहले जो है ना आपको कम से कम 15 से 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। उसके बाद फिर आप जाओ एग्ज़ाम देने, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप सही से मेहनत की हो तो इन सब तब आपका रिजल्ट होना ही है। तो फाइनली आप सही से मेहनत करो, और फिर रिजल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, रिजल्ट जो भी होगा वो बेहतर होगा। प्रेजेंट आप अभी क्या करना है, अगर अभी आपको प्रेजेंट यानी अपने आप पर अभी फोकस करना है, और फिर फर्दर आप स्टडी करो। एवरी आवर यू स्टडी टूडे इज अ स्टेप क्लोजर टू योर वाइट कोट ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। एंड देखो इस लेक्चर के बाद जो है ना मैं जितना भी अब जो आगे लेक्चर लूँगा वो सिर्फ और सिर्फ PYQ के बेसिस पर होगा। मैं PYQ को एनालाइज करके उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सबसे मोस्ट रिपीटेड PYQ हैं, वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो कीप watching my lecture, and best of luck for your exam, upcoming exam.